हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर टू फ्रेमिंग ऑफ स्यूट। ठीक है, अभी हम लोग बताते हैं फ्रेमिंग ऑफ। जब हम लोग अदालत में जाते हैं तो हम लोग अपना दावा दायर करते हैं। तो दावे में क्या क्या होना चाहिए अभी मैं आपको बताऊंगी। यानी कि रूल 1 है फ्रेमिंग ऑफ स्यूट। इसमें कहता है कि जो भी दावा जहाँ तक मुमकिन हो उस तरह तौर से मुरतब किया जाए कि तमाम मरातब जितने भी यानी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी ग्राउंड्स हैं, तो वो मतलब उस तरीके से क्लियरली होने चाहिए। ठीक है, उसमें इनकार की कोई गुंजाइश ना हो और उसमें फर्दर लिटिगेशन भी ना हो। ठीक है, यानी फर्दर लिटिगेशन की इसलिए बात की है कि अगर आप एक दावा कर रहे हैं तो आप जो जिसके ऊपर दावा कर रहे हैं तो उसको बार बार तंग नहीं करना। ठीक है, उसको यानी कि एक ही बार में सारे क्लेम्स एक जगह पे कर देना है। यानी कि आप जो क्लेम्स मांग रहे हो तो उसे एक जगह पे कर देना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि एक बंदा है। ठीक है, उसने जो है तो पैसे दिए थे। पहले अपने फ्रेंड को पैसे दिए थे। पहले 2000 दिए, फिर 8000 दिए, फिर 3000 दिए, फिर 5000 दिए और वो फिर उसको वो कर्ज लौटा नहीं रहा था। ठीक है, वो उसको कर्ज लौटा नहीं रहा था। इस तरह उसने जो है उसके ऊपर एक सूट फाइल किया। सूट में उसने क्या किया कि 2000 का क्लेम किया, 8000 का क्लेम किया, 3000 का क्लेम किया, लेकिन 5000 का क्लेम नहीं किया। ठीक है, उसको लगा कि वो कुछ गरीब होगा, मुझे यही दे दे तो काफ़ी है। ठीक है, उसने 5000 का क्लेम नहीं किया। तो फिर मतलब कि बाद में भी वो 5000 का क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि फर्दर लिटिगेशन को रोकने के लिए वो बाद में भी 5000 का क्लेम नहीं कर सकता। यानी कि अगर उसको 5000 का क्लेम करना चाहिए था उसी वक्त करना चाहिए था। ठीक है, इसमें इतनी ही बात कह दी है कि मतलब फर्दर लिटिगेशन को रोकने के लिए कि बार बार वो आई ही ना, वो जो बंदा है जिसके ऊपर केस हो रहा है, मतलब कि उसको परेशान ना करे, बार बार पार्टी को बुला के परेशान नहीं करना है। इसमें फर्दर लिटिगेशन का मतलब ये हो गया। और दूसरी बात ये कि आपने जो भी सूट करना है उसमें सारे ग्राउंड्स को ठीक तरीके से मतलब कि शो करवाने कि क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है, इसमें इतनी ही बात है। फिर सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। इसमें भी यही बात कहती है कि अगर आप सूट मांग रहे हो तो उसमें जितने भी क्लेम्स हैं तो आपने वो सारे क्लेम्स एक ही जगह पे मांगने हैं। ठीक है, सारे काज ऑफ एक्शन को एक ही जगह पे करना है ताकि आप लोग जो क्लेम मांग रहे हो अब वो मांगो। ठीक है, और अगर इसमें से अगर आप लोग अगर चाहो कि कुछ पार्ट आप लोग रिलिंग्विश कर रहे हो, यानी कि छोड़ रहे हो, कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन में नहीं आ रहा और कुछ पार्ट छोड़ रहे हो, तो आप कर सकते हो। यानी कि अगर कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन जो है 8000 तक है तो आपका जो सूट था वो 10,000 तक है तो आप उसको 8,000 तक कर सकते हो कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आपका सूट आ जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये की है कि अगर आपने कोई पार्ट रिलिंग्विश कर दिया, ठीक है, तो आप उसको बाद में क्लेम नहीं कर सकते उस पार्ट को। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये कह दिया है। फिर नेक्स्ट कहता है कि ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ। अगर आप जो है तो अगर आपने कोई पार्ट जो है मिस कर दिया इसमें, यानी कि ओमिट कर दिया खुद ही जानबूझ के, तो आप लोग आप बाद में तो वो रिलीफ मांग नहीं सकते। लेकिन अगर आप कोर्ट्स के परमिशन लो कि आप बाद में इसको वो करोगे, उसी टाइम पे उसको बताओ कि मैंने ये क्लेम नहीं किया, मैं बाद में ये करूँगा, अगर कोर्ट आपको इजाज़त दे तो फिर आप बाद में वो रिलीफ क्लेम कर सकते हो। अभी मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल बता देती हूँ कि एक बंदा है। ठीक है, उसने अपना घर रेंट पे दिया। उसने अपना घर रेंट पे दिया। उसमें क्या था कि उसने जो है 2018 मतलब जिस जब आया था 2016 में, उस 2015 में आया था। ठीक है, यानी 15 में आया था, उसने अपना रेंट दिया। 16 का भी नहीं दिया, 17 का भी नहीं दिया और फिर 18 का फिर दे दिया। फिर क्या हुआ, जो जो मालिक मकान था, मालिक मकान ने उसके ऊपर जो है सूट फाइल कर दिया। सूट में उसने जो है सिर्फ 2016 का क्लेम किया है, 2016 के रेंट का क्लेम किया है, 17 का नहीं किया। तो क्या हुआ, अगर उसने वहाँ 17 का छोड़ दिया तो वो बाद में उसका क्लेम नहीं कर सकता, बाद में उसको दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि उसने सारे क्लेम्स एक ही जगह पे करने थे। तो एक और आपको मैं बता देती हूँ एग्ज़ाम्पल के अच्छा, एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसमें जो है तो जो दो तीन चार दुकानें हैं। ठीक है, तो वो दुकानों से वो रेंट ले रहे हैं। ठीक है, जो है तो एक दुकान जो है उसको मतलब कि 1 मंथ का उसको रेंट दिया है, दूसरे का नहीं दिया, फिर तीसरे का फिर दिया, चौथे का फिर नहीं दिया, दूसरा जो था उसने भी ये उसी को देख के यही काम किया। तो वो फिर अगर जो है तो रिलीफ मांगेगा तो उसका सब जो जितने भी 2-3 जितने भी दुकान है सब ने अगर ऐसे काम किया तो सबको एक जगह पे कर सकते हैं और उनसे उतना ही रिलीफ मांग सकता है। ठीक है,
अच्छा, फिर जॉइंटर ऑफ काज ऑफ एक्शन के जितने भी काज ऑफ एक्शन होने चाहिए उसको जॉइन करने चाहिए, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या कह दिया इसने कि अगर बहुत प्लेंटिव जो है तो जितने भी काज ऑफ एक्शन होंगे डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, तो उन सारे काज ऑफ एक्शन को एक जगह पे यकजा करेगा। वो अपना इंटरेस्ट मांगेगा डिफेंडेंट से, ठीक है। यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल के दी, बहुत सारे डिफेंडेंट थे तो बहुत सारे डिफेंडेंट्स को भी एक साथ करके तो अपना क्लेम मांग सकता है वो। फिर इसमें क्या कह दिया है कि द काज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज रिगार्ड टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ लिटिगेटिंग सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, जब चंद जो है तो अगर कुछ काज ऑफ एक्शन दावे में शामिल किए जाएँ तो अख्तियार समाअत अदालत का निस्बत इस मुकदमे के मुतदाविया की होगी कि उस तादाद या मालियत मजमूई पर मुनहसर होगा जो तारीख़ रुजू नालिश हो, मतलब जो तारीख़ आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्यूट की हुई हो, ठीक है। यानी कि एक मुद्दई जो है एक मुद्दई एक ही मुद्दाले के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ बनाए दावा यानी कि मुख्तलिफ स्यूट एक ही दावे में शामिल करके दावा दायर कर सकता है, यानी कि डिफरेंट काज ऑफ एक्शन उसके ख़िलाफ़ करके तो कर सकता है, ठीक है। एक ही मुद्दाले के ख़िलाफ़ भी। इसमें बस इतनी सी बात कह दी है, यानी कि जितने भी क्लेम्स होंगे वो आप एक ही जगह करोगे और जितने भी आपने अपने क्लेम्स मांगने हैं, ठीक है, तो जितने भी क्लेम्स मांग रहे हो, जितने भी काज ऑफ एक्शंस होंगे तो वो आपने एक ही स्यूट में एक ही जगह पे कर देना है। बस इसमें इतनी सी बात की हुई है। और दूसरी क्या बात की हुई है इसने, अच्छा, और यानी कि इसमें भी यही बात है कि अगर जो है तो मतलब परेशानी भी हो सकती है, मुश्किलात भी आ सकती है प्लेंटिफ और मुदाले के मतलब डिफेंडेंट जो है, तो इसलिए उनको हटाने के लिए वो कोर्ट कहता है या जो ये ऑर्डर है ऑर्डर 2 कहता है कि जितने भी काज ऑफ एक्शन होंगे उसको एक जगह पे करना है आपने, ठीक है। फिर आगे रूल 4 कहता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर जो है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ अगर कोई स्यूट हो तो आप लोग कुछ क्लेम्स जो है तो जॉइन कर सकते हो। वो कौन कौन से क्लेम्स होंगे, यानी कि सिर्फ मखसूस क्लेम जो होंगे उनको ही आप यकजा कर सकते हो, ठीक है। किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। वो क्लेम्स क्या होंगे, मैसनी प्रॉफिट होगा या एरियर्स ऑफ रेंट होगा, यानी कि एरियर्स ऑफ क्लेम फॉर मैसनी मीन्स प्रॉफिट, क्लेम्स फॉर मीन्स प्रॉफिट और एरियर्स ऑफ रेंट। इसमें क्या कहता है कि इसमें यानी कि फॉर एग्जांपल एक आपकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा मारी हुई है, ठीक है, कोई उस पर पोजीशन किसी ने इलीगल पोजीशन ली हुई है, तो आप जब उसके खिलाफ जो है सूट फाइल करोगे तो आप तो पोजीशन का भी सूट फाइल करोगे, साथ में अगर उसने वो जो पोजीशन ली हुई थी और किसी को रेंट पे दिए पैसा ले रहा है तो आप वो भी मांगोगे, उसके मुतालबा भी करोगे, ठीक है। और जो आपको दूसरा मेंटली जितना भी टॉर्चर हुआ है तो उसके डैमेजेस भी आप क्लेम से कर सकते हो। तो यानी कि ये कितने होंगे, 3 काज ऑफ एक्शन होंगे। फिर कहता है क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस का जो क्लेम होगा यानी कि मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, आप उसका भी क्लेम करोगे। फिर डैमेजेस, जो आपको कोई डैमेज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, उसका भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ पे काज ऑफ एक्शन एक साथ हो गए। फिर थर्ड कहता है क्लेम इन विच द रिलीफ सोक्ड इज बेस्ड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन। जो रिलीफ आप मांग रहे हो, ठीक है, अगर और उसमें काज ऑफ एक्शन जो है अगर पैदा हो रहे हैं तो आप उनको भी बेस बना सकते हो, ठीक है, उसको भी मांग सकते हो इसमें। ओनली सर्टेन क्लेम जो है रूल नंबर 4 में। फिर और इसमें एक और बात कहती है कि अगर जो है पार्टी सूट करती है फॉर क्लोजर या रिडम्पशन का, तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी में, पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी में, तो वो ये भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर अभी हम आते हैं रूल 5 पे। रूल 5 कहता है क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर्स।
अच्छा, अगर क्लेम आप कर रहे अगर कोई क्लेम कर रहा है, ठीक है, काज ऑफ एक्शन उसने कर दिया, कोई क्लेम कर रहा है डैमेजेस का जो भी है, ठीक है, एग्जीक्यूटर से, एडमिनिस्ट्रेटर से या हेयर से, तो वो उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जीक्यूटर जो होगा अगर किसी ने अपॉइंट किया है तो उसका कोई हेड होगा, ठीक है, एग्जीक्यूटर उसके अंडर काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है, तो अगर आपने उसको अपने काम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है, उसको आपने ओहदे का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर तो कोई ना कोई हेड होगा ना, ठीक है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से भी क्लेम नहीं कर सकते हो। हेयर जो होगा, लीगल हेयर जो होता है, यानी कि उसका तो कोई ना कोई गार्डियन जो होता है, ठीक है, यानी कि उससे बड़ा जो होगा, तो जो मतलब उसके वालिद होंगे, जो भी होगा, तो क्या होगा, वो उससे आप क्लेम करोगे, हेयर से भी नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है। काज ऑफ एक्शन यानी कि इसमें ये कह दिया, अगर आप काज ऑफ एक्शन मांग रहे हो या जो क्लेम मांग रहे हो, तो वो आप एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर से नहीं मांग सकते, वो जो इनका हेड होगा आप उनसे मांगोगे, ठीक है। तो फिर दूसरी जो रूल 6 है, रूल 6 में कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, ठीक है। अगर कोर्ट समझे कि आप जो कि बहुत सारे काज ऑफ एक्शन एक साथ हो गए हैं और उससे जो है डिले पैदा हो रहा है, तो या कुछ कोर्ट खुद ही मुतमईन नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी कि ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल का, या मतलब कुछ काज ऑफ एक्शन का पहले से ऑर्डर दे देगी, कुछ का जो है वो फैसला आहिस्ता आहिस्ता होगा, तो वो कोर्ट जैसे समझे कोर्ट वो करेगी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर, अगर कोई काज ऑफ एक्शन आपसे मिस जॉइंडर हो गई, मिस जॉइंडर मैंने आपको बता दिया था कि मिस जॉइंडर क्या है, कि जिसको नहीं होना चाहिए था वो चीज़ है, ठीक है, यानी कि काज ऑफ एक्शन की मिस जॉइंडर हो गई है, तो जितना अर्ली पॉसिबल होगा तो उतना ही अर्ली जो है कोर्ट को इतला करनी है कि ये काज ऑफ एक्शन इसमें नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, सिर्फ अदालत का वक्त ही ज़ाया होता है और ट्रायल बढ़ता जाता है और डिले होता जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का मेरा टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी, इसलिए मुझे फीडबैक लाजमी करिएगा, और जो है मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।